हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज हम एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जहाँ से हर बार सवाल हमें देखने को मिलते हैं वह हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मौर्यकालीन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक यूनिट 1 से रिलेटेड है, एंशियंट हिस्ट्री। इससे बहुत से सवाल हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली मौर्य प्रशासन पर। मौर्य प्रशासन पर आधारित यह हमारा लेक्चर 7 है। इससे पहले हमने 6 सेशंस डिस्कस किए हैं एमसीक्यूज पर आधारित, जहां हमने एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, इसलिए यह सेशन अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री से टारगेट कर रहे स्टूडेंट के लिए कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। यह कंप्लीट कोर्स में आपको डेली बेसिस पर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, फुल सिलेबस नोट्स हैं, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, साथ ही साथ पीवाईक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इस कोर्स की फीस मात्र 10,000 है, जिस पर आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा और मात्र 7,000 में यह कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। यूजीसी नेट हिस्ट्री की अगर सिलेबस की बात की जाए तो टोटल 10 यूनिट हमें अध्ययन के लिए है। साथ ही साथ बड़ा ऐसा सिलेबस है, इसलिए इस कोर्स के बैच को जल्दी से ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आने वाली एग्जामिनेशन को हम टारगेट कर सकते हैं। नए बैच को ज्वाइन करने के लिए ये ऑफिशियल नंबर दिए हुए हैं, इन पर आपको कांटेक्ट करना है। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री के साथ पेपर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट मीन्स एग्जामिनेशन में जो दोनों ही पेपर रहेंगे, दोनों ही पेपर इस कोर्स के माध्यम से आपका प्रिपरेशन हो जाएगी। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। स्टोर ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, यह हिस्ट्री का कोर्स सर्च कीजिए। 1 ईयर गारंटेड हमारा कोर्स है, सो जल्दी से आपको नए बैच को ज्वाइन कर लेना है। आज का हमारे मौर्यकालीन मौर्यकाल एवं मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था पर आधारित हम एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज की यह सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड है ना। सो क्वेश्चन फर्स्ट है, कौटिल्य अर्थात चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी है अजातशत्रु, है ना। चाणक्य, विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य, ये तीनों ही एक ही व्यक्तिमत्व के नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो पूछा गया है कि कौटिल्य जो है किनके प्रधानमंत्री थे, तो ऑप्शन वेरी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के यह मंत्री थे। सो सी वेरी करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य, इनके गुरु हम देखते हैं चाणक्य, है ना, विष्णुगुप्त थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, यह गुप्त काल से रिलेटेड है। और अशोक बिंदुसार के पुत्र, है ना, बिंदुसार के पुत्र अजातशत्रु हमें देखने को मिलते हैं, है ना। सो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक के बारे में प्रश्न है कि मेगास्थनीज, इनके पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी है पुराण और डी है इंडिका। सो मेगास्थनीज की किस किताब के नाम क्या है? इंडिका, है ना। तो ऑप्शन डी इज वेरी करेक्ट आंसर। अर्थशास्त्र की रचना जो है 4वीं सदी ईसा पूर्व में चाणक्य के द्वारा की गई है ना। इस ग्रंथ में भारतीय राजनीति शास्त्र का यह प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसके कुल 15 भाग है और 160 प्रकरण इसमें इंक्लूडेड है। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। पुराणों की अगर बात की जाए तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों का संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया है। और साथ ही साथ इंडिका जो रचना है मेगास्थनीज की यह रचना है, जिसके माध्यम से इन्होंने प्राचीन यूरोप का भारत के विषयक जानकारी हमें मिलती है। और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में आने के कारण जो है मौर्यकालीन तत्कालीन राजनीति, सामाजिक एवं धार्मिक अवस्थाओं के बारे में जानकारी हमें मेगास्थनीज की इंडिका नामक रचना से देखने को मिलती है। क्वेश्चन 3 है, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना हुआ था किससे? ए ईंटों द्वारा, बी है पत्थरों द्वारा, सी है लकड़ी द्वारा और डी है मिट्टी द्वारा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का महल है ना पाटलिपुत्र में है, यह जो महल है ना लकड़ी द्वारा निर्मित है।
सो ऑप्शन सी वेरी करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन 4 है विष्टि है। क्या है विष्टि? मौर्य काल में अगर विष्टि के बारे में सवाल पूछा जाए, है ना, तो ए वैवाहिक अनुष्ठान, बी है बेगारी, सी है प्रांत और डी है जिल्हा। सो विष्टि क्या है? तो विष्टि है बेगारी, है ना। तो देखिए कि प्रांत जो है मौर्य काल में इसको चक्र कहा जाता था, आहार जिसको विषय या फिर जिला कहा जाता था, जिसके प्रधान विषय होते थे। अगर बेगार की बात की जाए तो यह एक प्रकार का कर था, माने कि टैक्स था, है ना। सो टैक्स के लिए माने बेगार एक प्रकार का टैक्स था, तो हम कह सकते हैं कि टैक्स के लिए मौर्य काल में बेगार शब्द का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? ए यह एक देवी, बी एक धार्मिक संप्रदाय है, सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय या फिर ऊसर भूमि। सो देखिए मौर्य काल में सीता जो है इसका तात्पर्य है राजकीय भूमि से, है ना। तो भूमि के लिए सीता शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, स्पेशली राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था। और साथ ही साथ जो राजकीय भूमि है ना, सीता राजकीय भूमि के जो अध्यक्ष होते थे उनको सीता अध्यक्ष के नाम से जानते थे। क्वेश्चन 6 है मौर्य काल में एग्नोमाई किसे कहा जाता था? ए ढक्साल अधिकारी, बी सड़क निर्माण अधिकारी, सी कृषि विभाग का अधिकारी एवं डी है मापतोल अधिकारी, है ना। तो यह होते थे एग्नोमाई। क्या है? तो सड़क निर्माण के जो अधिकारी मौर्य काल में हमें देखने को मिलते हैं तो उनको एग्नोमाई के नाम से जानते थे। सो वेरी करेक्ट आंसर बी है ना। अगर बात की जाए पोतवा अध्यक्ष, तो मापतोल के जो अधिकारी होते थे उनको कहा जाता था पोतवा अध्यक्ष। कृषि अधिकारी को सीता अध्यक्ष, स्पेशली राजकीय भूमि जो होती थी उसके अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। ढक्साल अधिकारी जो होता था, है ना, उसको लक्षणा अध्यक्ष कहा जाता था। एवं सड़क निर्माण के जो अधिकारी होते थे इनको एग्ने माई के नाम से जानते थे। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुप्तचर, है ना। तो गुप्तचरों को ए गुड़ पुरुष, बी है गुप्तचर, ओके, ए है गुड़ पुरुष, बी है गुप्तचर, सी है संस्था एवं संचार और डी है खोजी। सो मौर्य काल की अगर बात की जाए तो मौर्य काल में गुप्तचर जो होते थे उनके लिए गुड़ पुरुष शब्द का प्रयोग किया जाता था। सो वेरी करेक्ट आंसर ए, है ना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के बारे में जानकारी मिलती है और गुप्तचरों के लिए गुड़ पुरुष शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता है ना। देखिए यह जो गुप्तचर हुआ करते थे, दो प्रकार के गुप्तचर हुआ करते थे। एक हुआ करते थे संस्था नाम के, है ना, और दूसरे होते थे संचार करके। ओके, संस्था वाले क्या करते थे, एक ही स्थान पर रहकर जो भी गुप्त जानकारी मिलती है वह देते थे। फॉर एग्जाम्पल वह पाटलिपुत्र में ही रहा करते थे और वहीं पे ही गुप्त पाटलिपुत्र की जानकारी, मतलब अंदर की जो बातें हैं वह निकाल के लाते थे, है ना। और संचार क्या करते थे, दूसरे स्थान पर घूमकर जो गुप्त सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वह लाने की कोशिश करते थे, तो उनको संचार कहा जाता था। क्वेश्चन 8 है मुद्रा राक्षस के लेखक इनमें से कौन से है? ए अश्वघोष, बी है विशाखादत्त, सी है कालिदास और डी है भास। सो मुद्रा राक्षस यह एक नाटक है जो किसके द्वारा रचित है? तो विशाखा दत्त के द्वारा यह लिखित है। सो वेरी करेक्ट आंसर यहाँ बी है ना। तो अश्वघोष इनकी रचना क्या है? बुद्ध चरित्र है। विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस। कालिदास की अगर बात की जाए तो मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, है ना। स्वप्न वासव दत्त, यह जो है ना महाकवि भास की हमें संस्कृत नाटक देखने को मिलता है। क्वेश्चन 9 की अगर बात की जाए, है ना, तो क्वेश्चन 9 है संधिदाता का कार्य क्या था? ए धर्मस्थानीय न्यायालय का यह प्रमुख हुआ करता था, संधिदाता। बी है कंटक शोधन न्यायालय का यह प्रमुख था। सी है सैन्य संचालन के लिए उत्तरदायी था या फिर डी कोषाध्यक्ष थे। सो मौर्य काल में अगर संधिदाता की बात की जाए तो संधिदाता हुआ करते थे कोष अध्यक्ष, है ना। तो मौर्य काल में कोष अध्यक्ष के लिए संधिदाता का प्रयोग किया जाता था, शब्द का प्रयोग किया जाता था। व्यवहारिक
ये क्या होते थे? धर्म स्थानीय न्यायालय के प्रमुख हुआ करते थे। प्रदेष्टा यह कंटक शोधक न्यायालय के प्रमुख हुआ करते थे। नायक यह सैन्य के कमांडर हुआ करते थे। और संधिदाता कोषाध्यक्ष। ओके, सो यह वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। मौर्य काल के दौरान वर्मा और श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? है ना? ए अरिकमेंडू, बी ताम्रलिप्ति, सी है भट्टोज और डी है सोपारा। सो क्वेश्चन 10 में क्या पूछा गया है? मौर्य काल के दौरान जो बर्मा एवं श्रीलंका इसमें जो व्यापार हुआ करता था, इसके लिए प्रमुख जो पोर्ट है वो कौन सा था? तो यह प्रमुख पोर्ट हमें देखने को मिलता है ताम्रलिप्ति, है ना? ताम्रलिप्ति। सो वेरी करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाता है ना? अगर उत्तर पश्चिम में व्यापार की बात की जाए तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह, है ना? ओके। भट्टोज यह पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह था। और सोपारा देखिए महाराष्ट्र में अवस्थित एक बंदरगाह है। ठीक है। क्वेश्चन 11 की अगर बात की जाए तो मेगस्थनीज अनुसार मथुरा में किस देवता की पूजा की जाती थी? है ना? तो मेगस्थनीज इनकी रचना है इंडिका, है ना? तो इस रचना में उन्होंने देवता के बारे में बताया है कि मथुरा में कौन सी देवता की पूजा की जाती थी। ए वैष्णव, बी है कृष्णा, सी है शिव और डी है बौद्ध धर्म। सो शिव की पूजा की जाती थी, है ना? तो मेगस्थनीज ने हेराक्लिस माने कि कृष्ण की पूजा का प्रमुख केंद्र बताया। साथ ही अर्थशास्त्र में देवव्रत हा अध्यक्ष हुआ करता था। किस लिए? देवव्रत यह जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे उससे रिलेटेड, माने कि मंदिर हो गए, है ना, इनकी देखभाल करने वाले प्रमुख पद अधिकारी हुआ करते थे, है ना? तो क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? ए रूपदर्शक, बी है रूपीकम, सी है परीक्षाकम और डी है इनमें से कोई नहीं, है ना? सो देखिए मुद्राओं का परीक्षण करने वाले जो होते थे उनको रूपदर्शक कहा जाता था, है ना? जो मुद्राओं का परीक्षण करते थे मौर्य काल में उनके लिए रूपदर्शक शब्द का हमें प्रयोग देखने को मिलता है ना? रूपीकम यह मुद्रा विनिमय शुल्क होता था और परिशुल्क माने कि मुद्रा परीक्षक शुल्क होता था। क्वेश्चन 13 की अगर बात की जाए, व्याजी का क्या अर्थ है ना? तो यह एक व्यापार कर था, है ना, ट्रेड टैक्स था। या फिर बी पशुओं की रक्षा के बदले लिए जाने वाला कर था। सी है निजी रूप से लिया जाने वाला कर। या फिर डी है नगद कर। सो देखिए व्याजी क्या होता था? तो मौर्य काल में अगर व्याजी शब्द हमें देखने को मिलता है तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है व्यापार से। यह एक प्रकार का टैक्स होता था। व्याजी क्या था? व्यापारी कर था, है ना? ओके। साथ ही विविध पशुओं की रक्षा के बदले लिए जाने वाला टैक्स था। भाग जो है निचली जो भूमि होती थी वहां से वसूला की जाना वाला टैक्स था। और हिरण्य यह नगद रूप में लिया जाने वाला कर था। ये सभी जो है इससे पहले एग्जामिनेशन में भी पूछे गए हैं। ओके। क्वेश्चन 14 की अगर बात की जाए, मौर्य काल में कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? ए कुष्ठ, बी अकुष्ठ, सी स्थल और डी अमात्रक, अदेवमात्रक। सो मौर्य काल में अगर बात की जाए, जिस भूमि पर माने कृषि की जाती थी उस भूमि को मौर्य काल में हम देखते हैं कुष्ठ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुष्ठ कहा जाता था, है ना? जिस पर कृषि कर सकते हैं। अकुष्ठ माने कि भूमि बंजर भूमि जिस पर हम कृषि नहीं कर सकते, है ना? स्थल भूमि माने ऊंचे ऊंची स्थान पर जो भूमि होती थी उसके लिए स्थल शब्दों का प्रयोग किया गया है। और अदेव मात्रक माने कि बिना वर्षा की खेती की जाने वाली, है ना? इस प्रकार से भूमि के लिए विविध शब्दों का प्रयोग मौर्य काल में किया जाता था। क्वेश्चन 15 है, अर्थशास्त्र में भूस्वामी को क्या कहा जाता था? ए उपवास, बी कृषक, सीता अध्यक्ष और डी है क्षेत्रक। सो देखिए क्वेश्चन 15 में क्या पूछा है? सरल सवाल पूछा है। भूस्वामी क्षेत्रक को कहा जाता था, है ना? क्षेत्रक को क्या कहा जाता था? भूस्वामी। तो देखिए उपवास काश्तकार होते थे, है ना? कृषक राज्य की कुछ जमीन बटाई पर किसानों को देता था। ऐसे किसानों को कहा जाता था कृषक, है ना? कृषक माने कि कौन? ऐसे किसान होते थे जो बटाई पर भूमि लेते थे, है ना? राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था, है ना? सीता, सीता अध्यक्ष। साथ ही साथ गोस्वामी माने क्षेत्र,
है ना। तो वेरी करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन 16 है, मंडल का प्रभारी कौन था? ए राष्ट्रपाल, बी प्रदेश जी, सी है विषय और डी है ग्रामीण। ओके, सो क्वेश्चन 16 का मंडल का प्रभारी कौन था? तो मंडल का प्रधानी हुआ करता था प्रदेश डी, बी। ओके, तो चक्र का प्रमुख राष्ट्रपाल कहा जाता था, मंडल के प्रमुख को प्रदेष्टा, विषय के प्रमुख को विषयपति और ग्राम के प्रमुख को ग्रामपति, है ना, ग्रामीणी। ओके, क्वेश्चन 17 है, कंटक शोधक न्यायालय का प्रमुख प्रमुख कौन था? ए प्रदेश जी, बी धर्मस्थ, सी है व्यवहारिक और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 17 का वेरी करेक्ट आंसर है ए प्रदेष्टा, है ना। कंटक शोधक न्यायालय जो होता था इसका प्रमुख हुआ करते थे प्रदेष्टा, ए। ओके, सो कंटक शोधक न्यायालय माने फौजदारी न्यायालय होता था, और व्यवहारिक ये धर्मस्थ या फिर दीवानी जिसको सिविल कानून से रिलेटेड यह न्यायालय हुआ करता था। क्वेश्चन 18 है, नंदा वंश के पश्चात किस वंश का शासन जो है शुरू हुआ? ओके, ए मौर्य वंश, बी है शुंग वंश, सी है गुप्ता और डी है कुशाना। ओके, सो हम देखते हैं नंद वंश के बाद कौन आए थे। ओके, नंद वंश के बाद मौर्य आए हैं, है ना। सो वेरी करेक्ट आंसर ए मौर्य वंश। 19 नंबर का सवाल है, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? ए प्राकृत, बी है प्राकृत एवं खरोष्टी, सी है प्राकृत प्राकृत खरोष्टी व अरेमाइक और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। सो यहाँ देखिए लैंग्वेज ही पूछा गया है, तो अशोक की अभिलेखों की जो लैंग्वेज है वह प्राकृत है और भाषा क्या है? ब्राह्मी है। सॉरी, लिपि क्या है? ब्राह्मी है ना। सो अशोक इतिहास के सबसे महानतम शासक थे, इनके अभिलेखों की भाषा प्राकृत है और लिपि की बात की जाए तो ब्राह्मी है ना। चलिए 20 नंबर का सवाल लेते हैं, अशोक के अंतिम युद्ध कौन सा था? ए प्लासी, बी कलिंग, सी है कालीकट का युद्ध और डी है पानीपत का युद्ध। सो अंतिम युद्ध जो अशोक सम्राट अशोक द्वारा लड़ा गया वह है वेरी करेक्ट आंसर बी कलिंग युद्ध, है ना। सो इस प्रकार से आज के सेशन में हमने टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए न्यू कोर्स लॉन्च हो चुका है। इसके नए बैच को ज्वाइन करने के लिए ऑफिशियल नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आप इस नंबर से कांटेक्ट करके नए बैच को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से सेशन को देखते रहिए।